भारत की आज़ादी की लड़ाई है ना, वो सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं थी, बल्कि एक और बहुत बड़ी लड़ाई थी। और वो थी देश को एक करने की लड़ाई। और पता है, एकता बनाने की जो पहली बड़ी कोशिश हुई, वो फेल हो गई। तो आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर वो रणनीति थी क्या और वो नाकाम क्यों हुई। तो सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल। सोचिए, एक ऐसा देश जो अंदर से बंटा हुआ हो, उसे एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एकजुट कैसे किया जाए? यही वो सवाल था जिसने उस वक्त के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को उलझा रखा था। तो उस वक्त के जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने एक रास्ता चुना। इसे कहते हैं टॉप डाउन स्ट्रैटेजी। मतलब नीचे जमीन पर आम लोगों के बीच जाके काम करने के बजाय उन्होंने सोचा कि क्यों ना सीधे ऊपर के लेवल पर ही बात की जाए। यानी जो अलग अलग कम्युनिटीज के बड़े बड़े नेता हैं, सीधा उन्हीं से बैठकर डील कर लो, समझौता कर लो। अब इस स्ट्रैटेजी का असली टेस्ट, जिसे कहते हैं ना लिटमस टेस्ट, वो हुआ साल 1928 में। हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा और उसके जवाब में हमारे नेताओं ने कहा, अच्छा, हम अपना खुद का संविधान बनाकर दिखाएंगे। तो बस यही वो मौका था, असली परीक्षा की घड़ी, कि क्या ये टॉप लेवल की बातचीत वाकई देश को एक साथ ला पाएगी। तो बातचीत की टेबल सजी और शुरुआत हुई मुस्लिम नेताओं के दिल्ली प्रपोजल से। उन्होंने 4 मेन डिमांड्स सामने रखी। पहली, सिंध को एक अलग प्रोविंस बनाया जाए। दूसरी, एनडब्ल्यूएफपी को पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले। तीसरी, और ये बहुत अहम थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुसलमानों के लिए 33 1/3 यानी 1/3 सीटें हों। और चौथी, पंजाब और बंगाल में आबादी के हिसाब से सीटें तय हों। अब इन प्रपोजल्स के जवाब में आई नेहरू रिपोर्ट। और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। रिपोर्ट ने कुछ बातें तो मान ली, जैसे कि हाँ ठीक है, सिंध को अलग कर देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी मांगे थीं, जैसे सेंटर में 1/3 सीटें और पंजाब बंगाल वाला फॉर्मूला, उन्हें सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। बस यहीं से टकराव का स्टेज सेट हो गया। तो अब ये जो डेडलॉक बन गया था, इसे तोड़ने के लिए कलकत्ता में एक ऑल पार्टी कन्वेंशन बुलाई गई। समझिए कि एक आखिरी मौका था, एक लास्ट चांस कि सब मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल लें। माहौल में थोड़ी उम्मीद तो थी, पर टेंशन उससे कहीं ज्यादा थी। लेकिन अफसोस, यहीं पर एकता बनाने का सपना टूटकर बिखर गया। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट को ये कहकर पेश किया गया कि देखो, इस पर सबकी सहमति है। फिर एम.ए. जिन्ना ने इसमें 3 जरूरी बदलाव करने को कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, हिंदू महासभा और सिख लीग ने इन बदलावों पर जोरदार विरोध जताया। और आखिर में क्या हुआ? कांग्रेस ने जिन्ना के संशोधनों को वोट आउट कर दिया। और बस उसी पल बातचीत खत्म, खेल खत्म। और इस नाकामी के बाद समझौते की सारी उम्मीदें मानो हवा हो गईं। और फिर सामने आई मांगों की एक नई लिस्ट, जो पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी और ज्यादा बड़ी थी। इस लिस्ट का सिंबल था ये नंबर 14। इन्हें इतिहास में जाना गया जिन्मास 14 पॉइंट्स के नाम से। और ये सिर्फ कुछ नई मांगे नहीं थी, नहीं, ये तो पिछली जितनी भी कम्युनल डिमांड्स थीं, उन सबको मिलाकर एक जगह रख दिया गया था। ये वो पॉइंट था जब लगा कि अब समझौते के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, क्योंकि मांगे अब और भी ज्यादा हार्ड लाइन हो चुकी थी। और यही 14 पॉइंट्स आगे चलकर कम्युनल प्रोपेगेंडा का बेस बने। तो सवाल फिर वही, आखिर ये स्ट्रैटेजी फेल क्यों हुई? क्या गड़बड़ थी इसमें? चलिए अब इसका एक डायग्नोसिस करते हैं और समझते हैं कि ये टॉप लेवल पर सौदेबाजी करने की कोशिश शुरू से ही क्यों एक तरह से फेल होने के लिए ही बनी थी। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, आपने अपने विरोधियों को लेजिटिमेसी दे दी, उन्हें जायज ठहरा दिया। सोचिए, जब कांग्रेस ने कम्युनल लीडर्स के साथ बैठकर बातचीत की, तो उन्होंने एक तरह से मान लिया कि हाँ, यही लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के असली नुमाइंदे हैं। इससे हुआ क्या? उनकी पॉलिटिक्स को एक रिस्पेक्ट मिल गई, एक पहचान मिल गई। दूसरी बड़ी कमजोरी थी, जिसे हम बैकलैश इफेक्ट कह सकते हैं। ये पूरी बातचीत ना एक जीरो सम गेम बन गई थी। मतलब अगर आप एक ग्रुप को खुश करने के लिए कोई रियायत देते हैं, तो दूसरा ग्रुप तुरंत भड़क उठता था। इससे एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जहां आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते थे। एक को मनाओ तो दूसरा नाराज। और फिर आती है तीसरी कमजोरी, एस्केलेशन इफेक्ट। मतलब ये जो समझौते हो रहे थे, वो शांति नहीं ला रहे थे, उल्टे ये कट्टरपंथियों की भूख को और बढ़ा रहे थे। उन्हें लगता था कि थोड़ा और दबाव डालेंगे तो और मिलेगा। तो हर कंसेशन के बाद सामने से और भी बड़ी डिमांड आ जाती थी, और ऐसे में समझौता करना लगभग नामुमकिन होता चला गया।
तो फिर सबसे बड़ी चूक कहाँ हुई? असल में राष्ट्रवादी आंदोलन ने पॉलिटिकल डील्स तो की, सौदेबाजी की, लेकिन वो एक बहुत जरूरी लड़ाई लड़ने से बचते रहे, और वो थी विचारधारा की लड़ाई। और इस चूक का नतीजा बहुत ही खतरनाक निकला। जरा ये कोड देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 1933 में हिंदू महासभा के सेशन में भाई परमानंद ने क्या कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार हिंदुओं के स्टेटस को, उनकी पोजीशन को मान्यता दे, तो हिंदू उनके साथ खुशी खुशी सहयोग करेंगे। आप सोच सकते हैं, ये एक सीधा सीधा उदाहरण है कि जब घर में एकता नहीं बन पाई तो कैसे कुछ ग्रुप्स ने अंग्रेजों में अपना साथी देखना शुरू कर दिया। तो फिर सही रास्ता क्या था? देखिए, सोर्स का जो तर्क है वो ये है कि प्रॉब्लम सही डील न मिल पाना नहीं थी। असल प्रॉब्लम थी सांप्रदायिकता की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, उससे लड़ने में नाकामी। असली जवाब था उस सोच के खिलाफ एक ऑल आउट लड़ाई लड़ना, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, हर फ्रंट पर। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिए जरा, जब विचारों की लड़ाई का जवाब एक मजबूत विचार से नहीं बल्कि सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज से दिया जाता है, तो नतीजा क्या होता है? शायद यही इस पूरे ऐतिहासिक एपिसोड का सबसे बड़ा सबक है, एक ऐसा सबक जिस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।